Good afternoon, students. Today we are going to understand about the population interaction. There is one more video which was audio explanation of population interaction. So today we are going to study and see what is given in the NCERT about the population interaction so that you better understand through the pages as well. एनसीईआरटी में पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन और इंटरैक्शन का एक जो पोर्शन दिया है उसको हम अभी पढ़ते हैं। ये चार्ट एक दिया हुआ है पॉपुलेशन इंटरैक्शन का, जो ये बता रहा है कि हम नेचुरल हैबिटेट में कभी भी ऐसी जगह नहीं देख सकते जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म रहता हो। हमेशा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे पे कैसे ना कैसे निर्भर होते हैं। और अगर पौधे भी उगते हैं तो उनको पानी देना होता है, उनको मिट्टी में लगाना पड़ता है और उन्हें सूरज की रोशनी से वो अपना खाना बनाते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है अपनी लाइफ के लिए, और इस वजह से हम नेचर में होने वाले इंटरैक्शंस को पढ़ रहे हैं कि कैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड है। अगर एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे पे असर उसको फायदा देता है तो उसे प्लस के साइन से दिखा रहे हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर नुकसान हो रहा है तो उसे माइनस के साइन से दिखा रहे हैं। तो ये एक चार्ट है जहां पर स्पीशीज ए प्लस और स्पीशीज बी प्लस यानी दोनों को फायदा हो रहा है। तो ऐसी इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, जिसमें दोनों को फायदा मिलता है। किसी इनके साथ रहने से एक दूसरे को फायदा मिलता है, तो ऐसी इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म होती है। और जब दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान हो रहा होता है तो ऐसी और इंटरेक्शन कंपटीशन होती है। अब थर्ड टाइप की में आप देख रहे हो स्पीशीज ए प्लस और स्पीशीज बी माइनस, मतलब एक को तो फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, तो उसे प्रीडेशन कहते हैं। प्लस और माइनस की ही एक और रिलेशनशिप में देखा जाता है पैरासाइटिज्म, जिसमें छोटे ऑर्गेनिजम्स बड़े ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रहते हैं या अंदर रहते हैं, तो उसको पैरासाइटिज्म बोलते हैं। प्लस और जीरो तरह की इंटरेक्शन होती है जिसमें कमेंसलिज्म बोलते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, जीरो इंटरेक्शन है, इसे कमेंसलिज्म कहते हैं। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो नुकसान हो रहा होता है और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, उसे अमेंसलिज्म कहते हैं। तो नेचर में इस तरह की इंटरेक्शन है जिसमें से म्यूचुअलिज्म में दोनों जीत रहे होते हैं, यानी दोनों को फायदा हो रहा था ऑर्गेनिजम्स को। कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो रहा होता है। और पैरासाइटिज्म और प्रिडेशन में सिर्फ एक स्पीशीज को फायदा हो रहा होता है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। तो कंपटीशन प्रिडेशन प्रिडेशन और पैरासाइटिज्म में दो ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है, होस्ट और प्रिडेटर, और पैरासाइट को फायदा होता है, तो यार बेनिफिटेड बाय द प्रे एंड द host, because parasite live on the host and predator eat the prey. So the benefit is to the predator and the harm is of prey and host. The interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harm is commensalism. जो इंटरेक्शन में एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे को कोई भी ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, ऐसी इंटरेक्शन को कमेंसलिज्म बोलते हैं। अमेंसलिज्म में एक को
नुकसान होता है, जबकि दूसरे को कोई भी फायदा या कोई भी नुकसान नहीं होता है, वो न्यूट्रल होती है। तो -0 टाइप की अमेंसिलिज्म होती है, +0 टाइप की कमेंसिलिज्म होती है। प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म और कमेंसिलिज्म के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है कि यहाँ पर जो भी इंटरैक्टिंग स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहती हैं। Predation: what would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plant? क्या होगा अगर सारी एनर्जी जो कि ऑटोट्रॉफ्स ने अपने अंदर ली है सूरज से, अगर कोई भी कम्युनिटी में कोई भी जानवर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो उसकी एनर्जी उस तक ही रहेगी और फिर जानवरों को कोई भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो प्रिडेशन की तरह वजह से ही जो प्लांट हैं वो अपनी एनर्जी को दूसरे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल्स तक पहुंचाते हैं, बिकॉज ऑफ द दे आर ईटन बाय द प्रीडेटर्स, they are eaten by the herbivores. When we think of predator and prey, most preferably it is tiger and deer. जब भी हम प्रीडेटर की बात करते हैं तो हमें हमेशा एक टाइगर की पिक्चर दिमाग में आती है कि टाइगर हमेशा हिरन को मार रहा है और खा जा रहा है। पर स्पैरो जो कि चिड़िया जो कि दाना चुगती है, सीड, वो कोई प्रीडेटर से कम नहीं है। और जो डियर घास खा रहा है वो भी एक तरीके से प्रीडेटर है, बिकॉज वो इट इज ईटिंग द प्लांट्स। तो हर्बीवोर्स को भी वो भी प्रीडेटर के टाइप होते हैं ग्रासेस के लिए। Beside acting as a conduit for energy transfer across trophic level, एक मीडियम तो है ही प्रीडेटर्स एनर्जी ट्रांसफर के कि प्लांट से वो एनर्जी ऊपर तक लेके आते हैं, ऊपर के लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक। उनका दूसरा रोल भी है, उनका दूसरा रोल है कि वो एक चेक की तरह एक एक पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं जिससे कि प्रे की पॉपुलेशन हाई डेंसिटी में ना हो जाए। अगर प्रे की पॉपुलेशन हाई डेंसिटी में हो जाएगी तो इकोसिस्टम इनस्टेबल हो जाएगा। ये देखा गया जब एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है कि जब कोई बाहर के स्पीशीज के प्लांट्स को किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो वो इन्वेजिव हो गए और वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होने लगे और सब जगह फैल गए, क्योंकि उनके नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे वहां पर नई जगह पे, तो उनको खाने वाले कोई नहीं थे, इस वजह से वो आराम से ग्रो होके बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए। The prickly pear cactus introduced into Australia in early 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. तो prickly pear cactus एक ऐसी वीड है जो कि सब जगह फैल गई थी, क्योंकि 1920s में ऑस्ट्रेलिया में उसे इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। फिर जब उसका एक मॉथ जो कैक्टस फीडिंग मॉथ था उसको इंट्रोड्यूस किया उस एरिया में, तभी जाकर नेचुरली वो कंट्रोल में आ पाई इस वीड की पॉपुलेशन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी इसी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप में ही काम करता है, जहां पर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है पेस्ट कंट्रोल के लिए are based on specific predators eat the specific prey and they reduce the competition among competing prey species. वो छोटे ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन को भी कम करते हैं क्योंकि वो उन्हें खाते रहते हैं। जैसे अगर शेर नहीं होगा तो वो उस जगह के हिरन बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे, तो वो आपस में लड़ने मरने लग जाएंगे, इसलिए शेर जरूरी है। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टारफिश पाइसेस्टर ये इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया एक कोस्ट में फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर के एरिया में,
और जब वहां से उसे हटा दिया गया स्टारफिश को उस एरिया से, और थोड़े दिनों के लिए उस एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया गया, इनक्लोज्ड एरिया को उसे बंद कर दिया था एम्बैंकमेंट से, उसी पर्टिकुलर कोस्ट एरिया को वहां से स्टारफिश हटा दी गई थी। तो 10 से भी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज खत्म हो गई थी 1 साल के अंदर, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। इन्वर्टिब्रेट्स आपस में compete करने लग गए थे रिसोर्सेज के लिए, तो एक दूसरे को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अगर प्रेडेटर बहुत एफिशिएंट होता है, खाना खाने की स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है अपने प्रे को, मतलब ज्यादा खा जाता है अपने शिकार को, तो प्रे खत्म भी हो सकते हैं। तो अगर आज ही सारा खाना खा लेगा तो कल क्या खाना खाएगा, तो इस वजह से उसको लिमिट में खाना खाना होता है। द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ, क्योंकि वो अगर कल भी खाना ना मिलने के केस में मर सकता है, तो इसलिए अगर वो हिसाब से खाएगा तो वो ज्यादा दिनों तक खा सकता है। दिस इज द रीजन वाई प्रेडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Prey species ने भी तरह तरह की डिफेंस सिस्टम्स ढूंढ लिए हैं ताकि वो प्रिडेशन से बच सकें। Some species of insects and frogs are cryptically colored camouflage to avoid being detected easily. फ्रॉग कुछ कुछ अलग अलग बहुत ब्राइट रंग के फ्रॉग्स होते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, इसी वजह से वो बच पाते हैं अपने प्रेडेटर्स से। इंसेक्ट्स भी इसी तरीके से कलरफुल होते हैं, तो अपने प्रेडेटर से बच पाते हैं। एग्जाम्पल में मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो जो कैटरपिलर टाइम पे, जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है मोनार्क बटरफ्लाई, तब वो एक ऐसी वीड को खाती है जिसके अंदर पॉइजनस वीड को खाती है, जिसका अंदर एक केमिकल होता है जो कि उसके अंदर डिस्टेस्ट बनाता है। तो बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती, और दूसरी नॉर्मल बटरफ्लाईज इस मोनार्क बटरफ्लाई को मिमिक भी करती हैं ताकि बर्ड्स उन्हें भी ना खाएं। तो मिमिक्री भी एक प्रोसेस होती है, ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। वो भी अपने पैटर्न्स और अपना कलर ऐसा कर लेती हैं कि मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखे, ताकि उन्हें भी बर्ड्स ना खाएं। नेचर में ऐसा भी देखा जाता है। प्लांट्स के लिए, हर्बीवोर्स प्रेडेटर है। नियरली 25% ऑल इंसेक्ट्स आर नोन एज फाइटोफेगस। इंसेक्ट्स ज्यादातर 25% से भी ज्यादा लगभग फाइटोफेगस हैं। प्लांट सैप पे प्लांट के पार्ट्स को काट काट के खाते हैं। द प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर सीवियर फॉर प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स वो रन नहीं कर सकते वहां से, तो so for plants, herbivores are the predator. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. तो ये हमने देखा। प्लांट्स क्योंकि चल के नहीं जा सकते, अलग दूर नहीं हो सकते अपने प्रेडेटर्स से, तो इसलिए उनके पास दूसरी तरह के डिफेंसेस होते हैं। प्लांट ने इवॉल्व किया है तरह तरह की वेराइटी के मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी। वो केमिकली कैसे कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं, अपनी कुछ मॉर्फोलॉजी में ऐसा चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से वो डिफेंस की तरह काम करते हैं अगेंस्ट हर्बीवोर। थॉर्न्स, अकेशिया, कैक्टस में जो कांटे होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जो कि उन्हें डिफेंस के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने से बचाता है। Many plant produced and store chemical that make the herbivore sick. बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स अगर उन्हें खाएंगे तो वो सिक हो जाएंगे। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, और वो दोबारा से और खाना नहीं खाएंगे उन्हें खाकर। डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्शन एंड इवन किल इट, मार भी सकते हैं। कुछ ऐसे भी केमिकल्स पौधों में होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड। तुमने कैलोट्रोपिस का पौधा भी देखा होगा जो कि किसी खाली खेत में उगा हुआ होता है।
उसको कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं खाता, बिकॉज वो उसके अंदर थोड़ी एक ऐसी स्मेल आती है अपने एक कार्डियक पॉइजनस ग्लाइकोसाइड की वजह से। एक ऐसा जहरीला सब्सटेंस वो कैलोट्रोपिस का पौधा बनाता है कि जो गोट वगैरह अगर खाएं तो वो खराब मर सकती है। ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि स्टाइकनीन, क्विनीन, कैफीन, ये सब भी, ओपियम, ये सब ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि डिफेंस की तरह पौधा बनाता है ग्रेजर्स के अगेंस्ट में और ब्राउजर्स के अगेंस्ट में। अब कंपटीशन दिया है। जब डार्विन की बात आई कंपटीशन को लेकर तो उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी। उसने कन्विंस किया था कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये इंटरस्पेसिफिक जो कंपटीशन है वो फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। It is generally believed that competition occurs when closely related species compete for same resources that are limited. ने ये बोला कि कंपटीशन तब होता है जब बिल्कुल पास के रिलेटेड स्पीशीज आपस में कंपटीशन करते हैं एक ही रिसोर्सेज के लिए, जो कि खत्म होने हो सकते हैं, लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू। जरूरी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ही दो ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी सेम रिसोर्स के लिए लड़ सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, विजिटिंग फ्लामिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेस compete for their common food zooplankton in the lake। तो लेक में, अमेरिकन लेक्स में फ्लेमिंगोज जो वहां पर आते हैं, बर्ड्स हैं वो, और वहाँ की मछलियां जो सी पॉन्ड की मछलियां हैं वो अपने कॉमन फूड जू प्लैंकटन के लिए लड़ती रहती हैं, compete करती रहती हैं। तो इस तरह के कंपटीशन को इंटरस्पेसिफिक बोलते हैं, बिकॉज दोनों स्पीशीज अलग, एक फिश और एक बर्ड है। सेकेंडली, रिसोर्सेज को लिमिटिंग होना जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस कंपटीशन के टाइप में जो फीडिंग एफिशिएंसी है एक स्पीशीज की वो इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से वो दूसरे वाले के लिए एक तरह से नेगेटिव बन गया है। वो खुद इतना खाना खाता है कि दूसरे वाले के लिए कुछ खाना छोड़ता ही नहीं है। तो वो फूड को और स्पेस को खुद यूज करता है और दूसरी की एक्सप्लॉइटेशन हो रही होती है, शोषण हो रहा होता है, इस वजह से सारे रिसोर्सेज वो खुद यूज कर लेता है। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन में रिसोर्सेज के की एफिशिएंसी, कौन कितना एफिशिएंट है, फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीशीज की रिड्यूस कर दी जाती है दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी से या इनहिबिटरी प्रेजेंस से। रिसोर्सेज अगर अबंडेंट हो तब भी ये कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कंपटीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस से जिसमें कि फिटनेस एक स्पीशीज की जो उसके आर के टर्म्स में मेजर होती है, बायोटिक पोटेंशियल के टर्म में मेजर होती है, वो इंक्रीज हो रही है सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज, और वो दूसरे स्पीशीज के होने से वो बायोटिक पोटेंशियल कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। तो बायोटिक पोटेंशियल, तो ऐसी कंडीशन को जहां पर एक ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस दूसरे के लिए जीने मरने का सवाल बन जाती है, ऐसे इंटरेक्शन को कंपटीशन कहते हैं। It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did। और ये आराम से लैब में दिखाया जा सकता है, जैसे कि गॉस नाम के साइंटिस्ट ने दिखाया था लेबोरेटरी में। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज जो होती है वो इवेंचुअली एलिमिनेट कर देती है दूसरी स्पीशीज को। वो जो ज्यादा कंपटीशन करते हैं वो दूसरे स्पीशीज को, छोटे स्पीशीज को एलिमिनेट कर देती है। But evidence for such competition exclusion occurring in nature is always not conclusive। पर जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, हर बार हो। तो strong or persuasive circumstantial evidence does not exist, however, in some cases. The abundant tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater bouncing efficiency of the goats। ऐसा एग्जाम्पल देखा गया है कि एक एबिंडन टोटोइज नाम का एक टोटोइज था गैलापागोस आइलैंड पे जो रहता था, वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया 10 साल के अंदर ही, जब गोट्स उस आइलैंड पे इंट्रोड्यूस करी गई।
क्योंकि गोट ज्यादा तेजी से खाना खाती थी और टोटोइज धीरे धीरे खाना खाती। दूसरा एविडेंस जो है कंपटीशन का, occurrence of competition, second evidence or other evidence occurring of competition in nature is the is what called competitive release. Competitive release से भी हम देख सकते हैं कि competition का क्या इम्पोर्टेंस है। एक स्पीशीज जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर छोटे से एरिया में ही निश्चित है, लिमिटेड है, तो वो बिकॉज इसीलिए वो उसी इतने ही एरिया में रहता है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज उसे एक्सपैंड नहीं होने देती, उसे बढ़ने नहीं देती और दूसरे स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करने देती, इसीलिए वो उतने से एरिया में रह लेता है क्योंकि दूसरी सुपीरियर स्पीशीज उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो फैले। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था कॉनन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में, ये देखा गया था। कॉनल्स नाम के साइंटिस्ट ने रॉकी सी कोस्ट लैंड स्कॉटलैंड में लार्जर कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्नेकल को, बैलेनस को देखा कि वो डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया में और स्मॉल वाले बार्नेकल क्लैथैलमस को उस एरिया से हटा देता है। तो बैलेनस जो होता है वो अपने ज्यादा एरिया में रहता है और कैथैलमस को हटा देता है अपने एरिया से। और जब हमने देखा कि बैलेनस को अगर हम डेलिबरेटली हटा देते हैं तो वो कैथैलमस का नंबर फिर नेचुरली बढ़ जाता है। तो इस तरह के रिलीज को कहते हैं कंपटीशन रिलीज कर दिया हमने, कंपटीशन हटा दिया। जब कंपटीशन हटा दिया जाता है तो इंफीरियर स्पीशीज का नंबर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है कि वो अब फूड आराम से यूज कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। Causes competitive exclusion principle states that the two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. गॉस के कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रही है तो वो साथ में नहीं रह सकती, ज्यादा समय तक साथ में नहीं रह सकती, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दिस में बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो ये हो सकता है, बट अगर रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा देखने को मिले। दूसरी तरह का भी देखने को मिल सकता है जिसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, कि रिसोर्सेस को अगर वो पार्टीशन कर लें, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर कंपटीशन को फेस कर भी रही हैं तो वो एक दूसरे के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए कोएग्जिस्टेंस का रास्ता भी अपना सकती हैं देन एक्सक्लूजन। एक दूसरे को एक्सक्लूड करने की जगह, या सुपीरियर वाली इंफीरियर वाले को एक्सक्लूड करने की जगह उसके साथ को एग्जिस्ट भी कर सकती है, पर उनको एक ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा जिसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशन। अगर दो स्पीशीज compete करें सेम रिसोर्स के लिए तो दे वुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। अपने अपने खाने के लिए अलग अलग टाइम पे खाएंगी, वो डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, वो अलग ढंग से खाएंगी। एंड मार्क आर्थर showed that 5 closely related species of warblers, मैकआर्थर ने ये सोचा कि 5 जो पास में रहने वाली स्पीशीज है वार्बलर्स की, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स की, जो एक ही पेड़ पे रह रही हैं, 5 तरह की चिड़िया, वो एक दूसरे से कंपटीशन रोकती हैं और कोएग्जिस्ट कर पाती हैं बिकॉज ऑफ दीज बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग हैबिट। वो अपनी फॉरेजिंग हैबिट मतलब खाने का टाइम बदल देती हैं और अलग अलग टाइम पे खाना खाती हैं, इस वजह से वो आपस में कम्पीट नहीं करती और अलग अलग लेवल पे उस पेड़ पर वो खाना खाती है, कोई बिल्कुल नीचे के लेवल पे, कोई मिडिल लेवल पे, कोई टॉप लेवल पे। तो इस तरीके से इसको कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस कहते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। किसने दिया था? ये मैकआर्थर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, यहाँ पे बताया हुआ है MAC मैक।
ये तो सेकंड थर्ड लास्ट लाइन है मैक आर्थर, ठीक है। He showed that 5 closely related species of warbler can live on the same tree. Parasitism. Next interaction parasitism देखा जाता है, जिसमें देखा जाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स, पैरासाइटिक मोड लाइफ इंश्योर करता है प्री लॉजिंग एंड मील्स। पैरासाइट का ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फ्रीली रहता भी है और खाना भी खाता है। It is not surprising that parasitism has evolved in so many taxonomic groups from plants to higher vertebrates. और हम देख चुके हैं कि पैरासाइट प्लांट्स के भी होते हैं और हायर वर्टिब्रेट्स के भी पैरासाइट्स होते हैं। Many parasites have evolved to be host specific. बहुत सारे पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो एक सिंगल स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ही अपना लॉजिंग और फीडिंग के लिए बना सकते हैं। ऐसी वे में कि बहुत ऐसे वो ही हो सकते हैं जिन्होंने होस्ट और पैरासाइट ने एक दूसरे से के अंदर कुछ चेंज लाया हो, टाइम के साथ उन्होंने को एवोल्यूशन की हो। दैट इज व्हाई इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट्स, अगर होस्ट कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालता है, तरीका निकालता है कि वो पैरासाइट को रिजेक्ट करे, रेजिस्ट करे, तो पैरासाइट भी ऐसा तरीका निकालता है कि वो इस रेजिस्टेंस को काउंटर एक्ट करे और न्यूट्रलाइज करे, जिससे कि वो सक्सेसफुली सेम होस्ट स्पीशीज के साथ रह सके। In accordance with their lifestyles, parasites evolved special structures or adaptations such as loss of unnecessary sense organs. Parasites ने unnecessary sense organs को छोड़ दिया, उन्होंने अपने बॉडी में ऑर्गन्स को कम कर लिया है, जिससे कि उन्हें होस्ट की सेंसेशंस ना मिले, और उन्होंने ऐसे ऑर्गन्स अपने अंदर बना लिए हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स, जिससे कि वो होस्ट की बॉडी पे चिपक सके, जैसे कि सकर्स और हुक्स होते हैं एस्करीज, टेपवर्म्स वगैरह में। लॉस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैरासाइट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम्स नहीं होती हैं, की वजह से वो दूसरे से बस डायरेक्टली पचा पचाया खाना ले सकता है, उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देन the life cycle of parasites are often complex, involving one or two intermediate host or vectors. लाइफ साइकिल पैरासाइट्स की एक या दो होस्ट से मिलकर भी कंप्लीट हो सकती है, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक है, ट्रीमेटोड पैरासाइट है, ये वो डिपेंड करता है टू इंटरमीडिएट होस्ट पे, दो होस्ट पे वो डिपेंड करता है, एक स्नेल और एक फिश को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए फिश और स्नेल पे वो डिपेंड करता है। तो मलेरियल पैरासाइट नीड्स, मलेरिया के पैरासाइट को दो होस्ट चाहिए, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो एंड ह्यूमन, तभी वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेक्टर चाहिए उसे, जो कि उसका फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो वो वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और वो दूसरे होस्ट यानी ह्यूमन में उसे स्प्रेड करता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में मलेरिया फैलाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, बहुत सारे पैरासाइट होस्ट को हार्म करते हैं। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। वो पैरासाइट्स सर्वाइवल और ग्रोथ होस्ट को वीक कर देते हैं, उनका सर्वाइवल कम कर देते हैं, और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम कर सकते हैं अगर वो ज्यादा अमाउंट में उनके अंदर फैल गई तो। They might render the host more vulnerable to predation. वो इतने कमजोर बना देते हैं होस्ट को कि अब उन्हें कोई भी प्रीडेटर आसानी से खा सकता है, एंड फिजिकली वीक हो गए। डू यू बिलीव दैट एन आइडल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट? क्या तुम ये सोच सकते हो कि कोई पैरासाइट बिना होस्ट के भी, बिना उसे नुकसान पहुंचाए भी उसके ऊपर रह सके? देन व्हाई डिडंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन ऑफ सोशल हार्मलेस पैरासाइट्स? क्यों नहीं बने हैं? पैरासाइट्स that feed on external surface of host organism are called ectoparasites. पैरासाइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, जो बाहर से बॉडी पे डिपेंड होते हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल तो हमें पता ही है, जिससे ह्यूमन के सिरों में जुएं हो जाती हैं, लाइस,
और कुत्ते के जो टिक्स हो जाते हैं वो उनके पिस्सू और कलीली जो चिपक जाती हैं वो उनके खून चूसती हैं, वो उनके पैरासाइट्स हैं। मैनी मैरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कॉपीपॉड्स। बहुत मैरीन फिशेस जो होती हैं उनके अंदर छोटे दूसरे एक्टोपैरासाइट्स लग जाते हैं जिन्हें कॉपीपॉड्स कहते हैं। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं बोला जाता, जबकि उसको बस हमारा ब्लड अपनी रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। इन कॉन्ट्रास्ट अदरवाइज वो फूड उसका फूड फ्लावर्स का नेक्टर होता है, इस वजह से हम उसे पैरासाइट नहीं बोल सकते। वो सिर्फ अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पे हमारा ब्लड लेती है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि किडनी में, लंग में, लीवर में रह सकते हैं। Life cycle of endoparasites are more complex because of their extreme specialization. लाइफ साइकिल इतनी कॉम्प्लेक्स इसलिए कि वो स्पेशलाइज हो चुके हैं बहुत ज्यादा। Their morphological and anatomical features are greatly simplified with emphasizing their reproductive potential. Brood parasitism ब्रूड पैरासाइटिज्म बर्ड्स में देखा जाता है कि कोई चिड़िया अपने अंडे किसी और के घोंसले में देती है ताकि दूसरी माँ उसको पाले और दूसरी चिड़िया उसको अपने बच्चों की तरह उसके अंडों को से, और फिर वो उसको जब उस जैसे कोयल कोयल का एग्जांपल यहाँ पे आता है। कोयल हमेशा अपने होस्ट बर्ड के नेस्ट में बने बनाए घोंसले में ही अंडे देकर आती है। जब कुकू, कोयल और क्रो हमारे नेबरहुड में कहीं घूमती हुई दिखे तो अगर हम उसकी मूवमेंट को देखें पार्क में उसके ब्रीडिंग सीजन के वक्त, तो हम ये ब्रूड पैरासाइटिज्म चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह होता है। कमेंसलिज्म नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एक स्पीशीज तो बेनिफिट हो रही है बट दूसरी को कोई भी असर नहीं हो रहा, वो न्यूट्रल है। तो ऐसे इंटरेक्शन को कमेंसलिज्म कहते हैं। एक ऑर्किड का फ्लावर जो ग्रो हो रहा है एक मैंगो की ट्री पर, वो एपिफाइट की तरह ऑर्किड फ्लावर ग्रो हो रहा है, तो ऑर्किड फ्लावर उस मैंगो ट्री का कमेंसल है, बिकॉज ऑर्किड फ्लावर को तो बेनिफिट हो रहा है पर मैंगो ट्री को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना ही उनसे कोई नुकसान हो रहा। वेल जो कि ड्राइव अपेरेंट बेनिफिट नॉर अ वाइल होना चाहिए यहाँ पे वर्ड के मैंगो ट्री को कोई भी अपेरेंट बेनिफिट नहीं होता। कैटल इग्रिट ग्रेजिंग कैटल्स, जो कैटल इग्रिट नाम की बर्ड होती है वो चरते हुए कैटल्स के साथ में ही हमेशा रहती है, उनकी कमर पे बैठती हैं चिड़ियाएं, जिससे कि वो हमेशा जब गाय और कैटल जब किसी भी झाड़े में से किसी भी घास फूस के एरिया में से गुजरे हैं तो फिर वो अपने मूवमेंट की वजह से इंसेक्ट्स को इधर उधर फेंकती जाए और ये बर्ड साथ में अपना फूड लेती जाए, कैच करती जाए। तो ये भी एक कमेंसलिज्म का एग्जांपल है जिसमें एग्रिट को तो फोरेज करने के लिए इंसेक्ट्स मिल रहे हैं पर कैटल को कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एग्रिट और कैटल की एसोसिएशन भी कमेंसलिज्म की टाइप है। अनदर एग्जांपल कमेंसलिज्म का है इंटरेक्शन between sea anemone and stinging tentacles। सी एनिमनी जिसके पास स्टिंजिंग टेंटिकल्स होते हैं और क्लाउन फिश, ये दोनों आपस में एक साथ क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। फिश को तो सी एनिमनी के टेंटिकल्स की वजह से प्रीडेटर्स से बचाव मिल जाता है, विच स्टेज अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। एनिमनी को कोई भी नुकसान या फिर कोई भी बेनिफिट नहीं होता, पर क्लाउन फिश को सी एनिमनी के टेंटिकल से फायदा हो जाता है। अब म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म में ऐसे इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों स्पीशीज एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। लाइकेंस में फंगस और एल्गे की दोनों की एसोसिएशन है। माइकोराइजा ऐसी एसोसिएशन है जिसमें फंगी दूसरे प्लांट्स के रूट्स में रहती है। Fungi help the plants in absorption of essential nutrient from the soil, while the plants in turn provide the fungi with energy yielding carbohydrates। तो फंगी तो प्लांट को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में काम आती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देती है, और एल्गी पार्टनर जो है वो उसको फोटोसिंथेसिस कर करके कार्बोहाइड्रेट देता है। The most spectacular, revolutionary, fascinating example of mutualism in plant-animal relationship
प्लांट नीड द हेल्प ऑफ द एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत होती है, इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है ताकि उनकी पॉलिनेशन हो पाए। तो ये भी एक तरह से म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स तो नेक्टर ले लेते हैं फूलों में से और फूलों को पॉलिनेशन कर देते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीटर्स होते हैं, जो सिर्फ पॉलन चुराने आते हैं, वो जो सिर्फ नेक्टर चुराने आते हैं, पॉलिनेशन भी नहीं करते हैं। तो नाउ कैन यू सी, ऐसा एग्जांपल है बम्बल बी। बम्बल बी सिर्फ नेक्टर चुराने आती है, वो कोई पॉलिनेशन नहीं करती है। और हनी भी दोनों काम करती है, वो म्यूचुअलिज्म शो करती है। नाउ यू कैन सी व्हाई एनिमल्स प्लांट इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को एवोल्यूशन। तो अब आप देख सकते हो कि प्लांट और एनिमल के इंटरेक्शन में को एवोल्यूशन क्यों हुआ, म्यूचुअलिज्म क्यों हुए। That is, evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. कोएवोल्यूशन कहते हैं जहां दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम। तो फ्लावर जिस तरह से अपने आप अंदर फीचर्स के अंदर चेंज लाता है, वैसे ही इंसेक्ट की बॉडी में भी चेंज आते हैं ताकि वो फ्लावर उसी इंसेक्ट से पॉलिनेट हो सके। जैसे कोई पर्टिकुलर पॉलिनेटर स्पीशीज है वास्प की, वो पर्टिकुलर स्पीशीज, फिग की स्पीशीज में ही अंजीर के अंदर ही अपने अंडे देता है वो कीड़ा। और फिर वो अंडे देकर अंजीर अंजीर के अंदर कैसे दे सकता है अंडे, क्योंकि जब वो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है अंजीर का फूल होता है, उसी के अंदर जाके उसके पॉलिनेशन भी करता है, तो वहां अपने एग भी छोड़ आता है। तो जब फूल फल बनता है उस वक्त उसके अंडे उसी में होते हैं, और उसके अंदर वो बच्चे बन जाते हैं कीड़े के। और फिर जब अंजीर फूटता है पककर, उसके बाद वो बच्चे उसमें से बाहर निकल के भागते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ बदले टाइम पे, और जो इंसेक्ट है उसे तो अंडे देने की जगह मिल गई, और उसके फूलों को इंसेक्ट मिल गए जो जिसने एक फूल से दूसरे फूल में को खिलाया, पॉलिनेशन कराई विद इन दिस फ्रूट फॉर नरिशिंग। और उसने अपने बच्चों को नरिशमेंट उस अंजीर से दे दी, पिग की स्पीशीज से दे दी। अब लास्ट आता है एक और एग्जांपल है कोएवोल्यूशन का, कि जहाँ पर ये ऑर्किड फ्लावर का डायग्राम है जो एक मधुमक्खी से पॉलिनेट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो वास्प है पॉलिनेट करती है फिग फिग एगलिंग साइट है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ऑर्किड जो है, ऑर्किड की बात मैं कह रही थी, तो डायग्राम में ऑर्किड दिखा रखा है। एक विविल्डरिंग डाइवर्सिटी होती है फ्लोरल पैटर्न्स की। ऑर्किड का एक पत्ता है ये, जो कि ब्राउन कलर का हो गया है और बड़ा हो गया है साइज में। तो ये इस तरीके से अपने आप को पत्ते ने कलर बदला है, बाकी सारे पत्ते लाइट ग्रीन और येलो कलर के हैं, कि ये मधुमक्खी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मधुमक्खी ये सोचती है कि ये एक और मक्खी है और वो उसके पास आती है, तो उसके सेंस में उसे लगता है कि ये कोई मधुमक्खी है और दूसरी मधुमक्खी उसके पास आती है, और इस सेंस में वो उसके पॉलिनेशन कर देती है, एक जगह से दूसरी जगह में पॉलन ग्रेन्स को भेज देती है। सारे मेडिटेरियन ऑर्किड है ऑफ्रिस नाम का OPHRYS, जो सेक्सुअल डिसीट का ट्राई करता है, सेक्सुअल डिसीट को यूज करता है जिससे कि पॉलिनेशन हो सकता है एक स्पीशीज ऑफ बी का, एक स्पीशीज पर्टिकुलर स्पीशीज बी की। उसने और इसने साथ में कोएवोल्यूशन किया है, साथ में बदले हैं। One petal of its flower bears an uncanny resemblance to female of the bee in size, colors and marking. एक पेटल बिल्कुल मक्खी की तरह बन गया होता है। तो जो नर मधुमक्खी होती है वो सोचती है ये मादा मधुमक्खी है, और वो सिर्फ एक फूल का पत्ता होता है, और वहां पे आके वो कोपुलेट और क्लोज आता है उसके मधुमक्खी, और जिसकी वजह से वो फूल को पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल में पहुंचा देता है। जब ऐसा ही सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर, एक फूल से दूसरे में जाता है, तो एक फूल के पॉलन ग्रेन्स वो दूसरे में डाल देता है, जिसकी वजह से आपस में फूलों में फल बन जाते हैं और वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। Here you can see how co-evolution operate। यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि किस तरीके से co-evolution हो रहा है।
जब फ्लावर बदल रहा है जिस जिस ढंग से, उस ढंग से मधुमक्खी बदलेगी, और जैसे ढंग से मधुमक्खी बदलेगी वैसे फूल अपने अंदर चेंज लाएगा। और इन दोनों का काम चलता रहेगा, फूलों खिलते रहेंगे और मधुमक्खियां बढ़ती रहेंगी। Pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petals to the female bee. पॉलिनेशन की सक्सेस तब कम हो सकती है जब तक ऑर्किड का फ्लावर ये रिजेम्बलेंस बीज से अगर एक दूसरे की तरह नहीं दिखेंगे तो फूलों का खिलना बंद हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है। थैंक यू क्लास फॉर योर attention. I hope it is clear to you. Like and subscribe my channel if you like the video. Thank you.